नमस्कार, मैं सोनल आपका विजन संवाद के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। नवंबर के महीने में 70% बढ़ोतरी देखी गई एयर प्यूरिफायर के सेल्स में। इसका कारण क्या? वायु प्रदूषण। आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विजन आईएएस के सीनियर फैकल्टी जितेंद्र सर। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। सर, भारत देश में काफ़ी सालों से वायु प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, तो सर इस पर आंकड़े क्या कहते हैं? तो अभी जैसे बात करें वायु प्रदूषण की, तो हाल ही के टाइम में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के जितने भी बड़े शहर हैं उनमें वायु प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हाल ही में कुछ समय पहले एक आंकड़ा आया है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे 20 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो 400 के मार्क को क्रॉस कर चुका है। 400 का मार्क जो होता है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में आता है, मतलब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है भारत सरकार का, उसने एक आंकड़ा निकाला था। उसमें ये जाहिर हुआ था कि दिल्ली के आसपास के जो एरिया है वहाँ की जो वायु है उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो इनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पे काफ़ी गंभीर प्रभाव होते हैं। अगर हम तथ्यों की बात करें तो तथ्यों को दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होगा कि वायु प्रदूषण से कितनी मौतें हो रही है, दूसरा ये होगा कि वायु प्रदूषण से भारत में कितने शहर प्रभावित है। तो सबसे पहले हम मौतों की बात करते हैं कि भारत से वायु प्रदूषण में कितनी मौतें हो रही हैं। अगर हम लोग वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की बात करें तो भारत में पिछले कुछ सालों में वायु प्रदूषण से 16,70,000 मौतें हुई हैं। इनमें से 9,80,000 जो मौतें हैं वो एक पॉल्यूटेंट होता है PM 2.5, उसके कारण हुई है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। अगली अगर हम लोग बात करते हैं तो 6,10,000 मौतें जो हैं वो इंडोर एयर पॉल्यूशन यानी कि घरेलू वायु प्रदूषण जो होता है उसके कारण हुई है। एक काफ़ी खतरनाक आंकड़ा इसमें यह भी आता है कि जितनी मौतें हुई हैं उसमें से 1,16,000 शिशु भी, बच्चे जो होते हैं, और उन बच्चों की मौत का अधिकतर जो कारण है वो पॉल्यूटेंट PM 2.5 है। तो ये तो हुई कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण कितनी मौतें हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में वायु प्रदूषण से कितने शहर जो है वो प्रभावित है। तो अगर मैं शहरों की बात करूं तो 2021 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। वो रिपोर्ट में ये बताया गया था कि विश्व स्तर पे 30 जो शहर हैं सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण से जो प्रभावित है, उसमें से 21 जो शहर है वो भारत के थे। काफ़ी गंभीर आंकड़ा है ये। WHO भी एक लिस्ट जारी करता है जहाँ पे जिन बड़े शहरों में वार्षिक स्तर पर वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। WHO ने 20 शहरों की लिस्ट बनाई थी, उसमें से 13 शहर जो है वो भारत के हैं। तो आप देख सकते हैं कि आंकड़े जो है भारत में वायु प्रदूषण की काफ़ी गंभीर स्थिति को बयां करते हैं। सर, आपने अभी जो आंकड़े बताए वो काफ़ी पैमानों पे बड़े हैं, तो सर मानव स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमें ज़रा डिटेल में एक एक करके बताएं। जैसा कि हमने देखा कि आंकड़े जो है वो काफ़ी गंभीर स्थिति बयां कर रहे हैं। तो मानव स्वास्थ्य पे वायु प्रदूषण के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। हम लोग थोड़ा एक एक करके देखते हैं कि क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो PM 2.5 की हम लोग बात करते हैं। PM 2.5 का जो कण होता है वो काफ़ी छोटा होता है और शरीर में ये प्रवेश कर जाता है और ब्लड सर्कुलेशन और लंग्स जो होते हैं उनकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुँचाता है। इससे लंग्स जनित काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे अस्थमा जो इंसान को होता है। साथ ही अगला एक कुछ रिसर्चेस सामने आए हैं, कुछ ऐसे अनुसंधान हुए अभी रिसेंट टाइम में। वो अनुसंधान ये बताते हैं कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण जो मौतें हैं वो बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है? क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। उन बीमारियों की वजह से लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो कम हो रही है। तो वायु प्रदूषण के कारण जो है वो मृत्यु हो रही है, समय से पहले लोगों की मृत्यु हो रही है। अगला अगर हम लोग इसमें बात करें तो वायु प्रदूषण के कारण कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि वायु प्रदूषण जो होता है उसमें कुछ फॉर्मेल्डिहाइड होता है, कुछ बेंजीन होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन जो है वो कार्सिजेनिक माने जाते हैं, मतलब कैंसरकारी तत्व माने जाते हैं। अगला इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो मानव का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उस पर भी नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। गर्भ अवस्था में अगर कोई है और वो वायु प्रदूषण के कांटेक्ट में आता है तो जो शिशु रहता है, बच्चा जो रहता है, उसका नेचुरल विकास जो है वो प्रभावित हो सकता है। उसमें कुछ जन्मजात रोग पहले से ही विद्यमान हो सकते हैं वायु प्रदूषण के कारण। साथ ही साथ में ये देखा गया है कि जो मानव का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो भी नकारात्मक रूप से वायु प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो सकता है
और इंसान को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां हो सकती है। कुछ आंकड़े जैसे ये भी बताते हैं कि जो पहले से बीमारियां हैं इंसान को, जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई अस्थमा पेशेंट है, तो अगर वो वायु प्रदूषण के कांटेक्ट में आता है, उससे प्रभावित होता है, तो वो बीमारियों की जो प्रभावकारिता है, मतलब उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो और भी बढ़ सकता है। साथ में ये भी आया है कि वायु प्रदूषण के लंबे समय तक कांटेक्ट में रहने से इंसान में चिड़चिड़ापन, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती है। इसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो सकती है। और WHO की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य जो रोगी है, उनकी संख्या जो है वो दिन ब दिन, साल ब साल बढ़ती जा रही है। सर, हमने देखा कि वायु प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो काफ़ी नकारात्मक हैं, और अगर हम थोड़ा और गौर फरमाएं तो स्पेशली शहरों में इसकी जो स्तर है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इसके सर मुख्य कारण क्या हैं? जी मैम, तो अगर हम लोग जैसे कारणों की बात करेंगे तो बड़े शहरों की जनरली देखते हैं, क्योंकि गंभीर समस्या जो है वो बड़े शहरों में देखी गई। और जनरली दिल्ली, बम्बई वाले जो शहर है, जितने बड़े शहर है, उनमें रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही वायु प्रदूषण देखा गया। तो एक एक करके पहले हम कॉमन कारणों की बात करते हैं जो शहरों में वायु प्रदूषण के हो सकते हैं। कुछ अनुसंधान जो अभी हुए हैं वो ये बताते हैं कि वाहनों से होने वाला जो उत्सर्जन है वो वायु प्रदूषण के टोटल में लगभग 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो वाहनों से होने वाला वायु प्रदूषण पहला हो गया। दूसरा जो ये हो गया धूल द्वारा प्रदूषण। बहुत सारी जो बड़े शहर है वहाँ पे विनिर्माण गतिविधियाँ रहती हैं, आइदर वो सार्वजनिक हो गई या व्यक्तिगत स्तर पे हो गए, उनसे बहुत सारी जो धूल निकलती है उसके कारण जो है वायु प्रदूषण होता है। और जो ये धूल जो होती है मुख्यतः PM 2.5 और PM जो 10 होता है पॉल्यूटेंट, उसका स्रोत होती है। तो जो बड़े शहरों में जो औद्योगिक संरचना रहती है उससे होने वाला जो उत्सर्जन होता है उसके कारण वायु प्रदूषण होता है और एक मुख्य स्रोत होता है। अगला अगर हम लोग बात करेंगे तो वनों की कटाई होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी आया है, बॉम्बे में मेट्रो परियोजना डेवलप हो रही है और उसकी वजह से आरे के जंगल वहाँ पे है बॉम्बे में, वहाँ पे लगभग 2100 पेड़ काटे जाएंगे। और ओवरऑल पूरे बॉम्बे में लगभग 5000 जो वृक्ष है या पेड़ जो है वो काटे जाएंगे इस मेट्रो परियोजना के कारण। तो वनों की कटाई की वजह से भी जो है वो वायु प्रदूषण होता है। अगर हम लोग अब शहर स्पेसिफिक थोड़ी बात करें तो बॉम्बे में हाल ही के समय में वायु प्रदूषण बनने का जो मुख्य कारण रहा है वो वहाँ के एयर सर्कुलेशन का जो पैटर्न है उसमें व्यवधान आया है। वो कैसे आया, क्योंकि अभी ला लीना का समय है और इसकी वजह से वहाँ पे एयर सर्कुलेशन का जो पैटर्न है वो थोड़ा बाधित हुआ है। तो वहाँ के जो पॉल्यूटेंट है वो बिखर नहीं पा रहे, मतलब एक जगह पे एकत्रित हो गए वायु में व्यवधान के कारण, एयर सर्कुलेशन पैटर्न में व्यवधान के कारण। अगर हम दिल्ली और NCR के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे जो पराली का दहन है वो एक प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण का। पराली का दहन जो मुख्यतः होता है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में होता है। सर्दियों में चलने वाली उत्तर पूर्वी पवन के कारण जो पराली का जो दहन होता है तो वो धुआं जो होता है वो दिल्ली NCR के आसपास के क्षेत्रों में आ जाते हैं और यहाँ पे प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। तो बड़े शहरों में कुछ वायु प्रदूषण के जो मुख्य कारण है वो ये 4-5 कारण होंगे। सर, पिछले प्रश्नों में आपने कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम लिए जैसे SO2, NO2। तो सर, जब हम वायु प्रदूषण को मापन करते हैं तो क्या और भी पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया जाता है इसमें? जी, तो वायु प्रदूषण जो होता है वो काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट की वजह से होता है। मैं बीच बीच में जैसे आपको बता रहा था कि PM 2.5, SO2, NO2, तो थोड़ा डिटेल में उनके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं PM 2.5 और PM 10 की। PM का अर्थ होता है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब बहुत छोटे जो कण होते हैं, और 2.5 और 10 उनकी साइज को दिखाता है। तो ये जो होता है इनका स्रोत, मतलब कहाँ से ये जनरली होते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि धूल द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है उसमें मुख्यतः ये स्रोत होता है और इनका मानव के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये बहुत छोटे कण होते हैं और मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगला जो एक पॉल्यूटेंट है वो है आपका ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन 2 प्रकार की होती है, एक समताप मंडलीय ओजोन और एक जो ग्राउंड लेवल पे होती है। ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि उससे बहुत सारी श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। तो अगले पॉल्यूटेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। तो NO2 का जो मुख्य स्रोत है वो है एक तो औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण, साथ में अगर कोई वस्तु जलाई गई और उसका अपूर्ण दहन हुआ तो उसकी वजह से भी NO2 का उत्सर्जन होता है। अब NO2 जो है उससे श्वसन संबंधी बीमारियां तो होती ही है, साथ साथ में NO2 जो है वो अम्लीय वर्षा जो होती है, एसिड रेन जिसको कहा जाता है, उसका भी एक स्रोत होता है। एसिड रेन में मुख्य तत्व जो होता है वो NO2 होता है। अगला हम लोग बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, यानी SO2 की। SO2 जो होती है वो भी मुख्यतः औद्योगिक गतिविधियों से द्वारा जो उत्सर्जन होता है उसके कारण होती है और SO2 के कारण भी श्वसन संबंधी बीमारियां होती है
और अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें मुख्य तत्व SO2 भी रहता है। अगला हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसी भी कार्बनिक पदार्थ के अपूर्ण दहन के द्वारा उत्सर्जित होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक क्षमता होती है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उससे जुड़ने की जो क्षमता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। इससे क्या होता है कि मानव के जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है और इससे मानव की मृत्यु भी हो सकती है। अगले जो पॉल्यूटेंट आएंगे वो आएंगे VOC यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कुछ कंपाउंड शामिल होते हैं जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साथ साथ में VOC जो रहते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं, वो ग्राउंड लेवल ओजोन के प्रोडक्शन में भी सहायता करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन जो रहती है वो नेचुरल रूप से पाई नहीं जाती है, उसका प्रोडक्शन होता है, तो VOC उसमें सहायता करते हैं। अगर कुछ अन्य प्रदूषक तत्वों की बात करें तो उसमें बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। जी सर, तो सर हमने देखा कि पॉल्यूटेंट्स आपने इतने डिटेल में चर्चा की इसके बारे में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई दिशा निर्देश है इन्हीं पॉल्यूटेंट्स को लेके? अगर बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो 1987 से ही दिशा निर्देश जारी करता रहा है कि स्वच्छ वायु जो रहे उसके गुणवत्ता के दिशा निर्देश क्या होंगे या मानक क्या होंगे। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य ये रहता है कि जो राष्ट्रीय सरकारें हैं और जो गैर सरकारी संगठन हैं जो प्रदूषण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी सहायता की जा सके, ताकि मानव स्वास्थ्य पर जो वायु प्रदूषण का जोखिम है उसको कम से कम किया जा सके। अभी लेटेस्ट जो WHO ने दिशा निर्देश जारी करे हैं वो 2021 में जारी करे हैं। दिशा निर्देश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या है वो। तो दिशा निर्देश जो होते हैं उसमें हर पॉल्यूटेंट के बारे में बताया जाता है कि कितना उसका सेफ स्तर हो सकता है, और उन दिशा निर्देशों का जो मानक होता है वो होता है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर का अर्थ ये हुआ कि एक क्यूबिक मीटर जो है उसमें उस पॉल्यूटेंट के कितने माइक्रोग्राम हो सकते हैं। तो ऐसे WHO ने हर किसी के लिए अलग अलग मानक निर्धारित करे गए हैं। तो PM 2.5 के लिए WHO ने 5 निर्धारित किया गया है। 5 का अर्थ ये हुआ कि पर क्यूबिक मीटर में 5 मिलीग्राम जो है वो PM 2.5 हो सकता है। अगर वो 5 से 6 जाता है तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसी तरह से ओजोन के लिए उन्होंने 60 निर्धारित किया हुआ है। तो WHO के दिशा निर्देश जो है वो इस क्षेत्र में है, वायु प्रदूषण के क्षेत्र में। सर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं पॉल्यूटेंट्स को लेके, उसी तरह क्या भारत सरकार ने भी कोई इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं? जैसा कि हमने देखा कि विश्व स्तर पर WHO के दिशा निर्देश मौजूद हैं, तो भारत सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। प्रयासों को हम लोग 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होगा मापन और निगरानी के लिए क्या किया जा रहा है, दूसरा होगा नियंत्रण और रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि मापन और निगरानी के लिए क्या किया जा रहा है। तो इसमें 3 प्रोग्राम मुख्यतः चल रहे हैं, हम लोग एक एक की बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। पहला जो प्रोग्राम है इसमें वो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है इसके तहत भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 804 ऑपरेटिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, ताकि वायु की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके कि वायु की गुणवत्ता वहाँ पे कैसी है क्या नहीं। और इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जो राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और जो प्रदूषण नियंत्रण समितियां हैं वो सारे मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगला जो है वो है राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक। इसका नेतृत्व जो है इस कार्यक्रम का वो CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहा है। इसके तहत 12 जो प्रदूषक है, जिनमें से कुछ की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 12 जो प्रदूषक है उनका मापन किया जा रहा है या उनकी निगरानी की जा रही है। प्रदूषकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 12 प्रदूषक शामिल है, जिनमें प्रमुख की अगर मैं कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ तो वो ये होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ग्राउंड लेवल ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ में लेड भी इसमें शामिल है। इसमें ध्यान रखने वाली प्रमुख बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो इसमें शामिल नहीं है। अगला मापन और निगरानी के लिए पहल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो ये है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये भारत सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था ये सूचकांक को, ताकि जो देश के बड़े शहर है वहाँ पे वायु की गुणवत्ता कितनी है उसके बारे में टाइम टू टाइम सूचकांक जारी किया जा सके। ये जो सूचकांक है ये 8 प्रदूषक जो है उनके ऊपर आधारित है और इसकी 6 श्रेणियां हैं। 8 प्रदूषकों की अगर मैं बात करूंगा तो जो अभी हमने बात करी वही है, इसमें SO2, NO2, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ अन्य है। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यही होगी कि इसमें CO2 शामिल नहीं है। 6 श्रेणियों की अगर बात करेंगे तो 6 श्रेणियों में ऐसे शामिल है कि वायु प्रदूषण का जो स्तर वो सेफ स्तर पे है, अति गंभीर है या बहुत ज़्यादा गंभीर है, इस तरह की 6 श्रेणियां बनाई गई है वहाँ पे।
तो ये 3 प्रयास जो हैं भारत सरकार की तरफ से मानक और निगरानी के लिए किए जा रहे हैं। हमने अभी देखा कि मापन और निगरानी के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। अगर अब हम देखते हैं कि रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो देखते हैं हम थोड़ा सा। तो पहला जो कार्यक्रम है रोकथाम और नियंत्रण के लिए, वो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत ये भारत सरकार कर रही है कि पूरे देश में जो वायु प्रदूषण की समस्या है उसको चरणबद्ध तरीके से एक दीर्घकालिक रणनीति बना के समाप्त किया जाए। यह कैसे किया जाएगा, वहां पे इसके बारे में बात की गई है। इसमें अगला प्रयास जो किया गया भारत सरकार की तरफ से वो ये है कि भारत स्टेज जो मानक होते हैं वो भारत सरकार ने 4 से सीधा 6 पे जंप हो गए, 5 को स्किप कर दिया वहां पर। अगले प्रयास की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री जो है, भारी उद्योग मंत्रालय जो है, वो एक फेम योजना चला रहा है। फेम योजना का जो अर्थ है या फिर उसका जो मकसद या उद्देश्य जो है वो ये है कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। साथ ही साथ भारत सरकार इसमें यह भी काम कर रही है कि 2025 तक मैंडेटरी किया गया है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए। अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल से जो होने वाला उत्सर्जन के थ्रू जो वायु प्रदूषण होता है वो कम किया जा सकेगा। साथ ही जो तापीय विद्युत संयंत्र जो है, जो कि कोयले पे आधारित है, वो भी काफी सारा एमिशन करते हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण होता है। तो भारत सरकार ने वहां पे कठोर मानक स्थापित किए कि आप कितना प्रदूषण कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। साथ में अगर बात करें तो एक योजना है भारत सरकार के द्वारा 2016 में शुरू की गई थी, उसका नाम है पीएम उज्ज्वला योजना। इस योजना का उद्देश्य ये है कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे एलपीजी जो कनेक्शन है उनको प्रदान किया जाए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का उपयोग होगा तो जो एलपीजी के उपयोग बढ़ने से कारण वहां पे केरोसिन और लकड़ी का उपयोग कम होगा। इसके कारण जो उनकी केरोसिन और लकड़ी से जो वायु प्रदूषण होता था वो कम किया जा सकेगा। हमने शुरुआत में आंकड़ा देखा था कि इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से कितने मौतें होती है, और वो अधिकांशतः जो मौतें होती है वो ग्रामीण भारत में होती है इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से। अगला इस दिशा में जो प्रयास किया गया है वो ये है कि ग्रीन पटाखे विकसित किए गए हैं। ग्रीन पटाखे जो है भारत सरकार के एक संस्थान है नागपुर में स्थित, उसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। उसके द्वारा कुछ ग्रीन पटाखे बनाए गए जिनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो स्टार, सफल और श्वास है। ग्रीन पटाखे अगर यूज किए जाएंगे तो वायु प्रदूषण की समस्या को और भी कम किया जा सकेगा। तो ये भारत सरकार के स्तर पर मापन और निगरानी और रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो सर, हमने ये देखा कि सरकार ने काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हम और भी कोई रणनीति अपना सकते हैं? हाँ, तो जैसे कि हमने देखा कि भारत सरकार मापन, निगरानी के लिए, रोकथाम और नियंत्रण के लिए काफ़ी सारे प्रयास कर रही है, परंतु अभी भी जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। हाल ही में दिल्ली में जो है वायु प्रदूषण जो है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। तो इसके लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती है जो वायु प्रदूषण को कम कर सके। तो पहली अगर रणनीति की हम लोग बात करें तो क्षेत्र आधारित काम करने की आवश्यकता होगी। जैसे कि अगर दिल्ली जो है, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर कारण माना जाता है पराली का दहन। तो जो पराली का दहन है, अगर उसकी रोकथाम नहीं होगी तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसे क्षेत्र आधारित रणनीतियां अपनाने की आवश्यकता है। अगले हम अगर प्रयास की बात करें तो भारत सरकार काफी सारी योजनाएं चला रही, जैसे कि तापीय विद्युत संयंत्र जो है उनसे जो उत्सर्जन होता है उसके मानक निर्धारित किए गए हैं। तो अगर उन मानकों का अगर सही से पालन नहीं होगा कड़ाई से तो वायु प्रदूषण की समस्या खत्म नहीं होगी। तो जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अगला हम इसमें ये कर सकते हैं कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा तो जो वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है, जिसका हमने पहले देखा था कि 30% वो हो चुका है लगभग, तो उसको कम किया जा सकेगा। साथ में इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि पहले मैं आपको एग्जांपल बताया हूँ कि ग्रीन पटाखे विकसित किए गए हैं। ऐसे ही एक अभी हैप्पी सीडर मशीन बनाई गई है। हैप्पी सीडर मशीन जो है वो पराली जो है उसकी समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है। तो उस मशीन का जो उपयोग है वो बढ़ाया जाए। साथ में WHO ने 2015 में एक रणनीति बनाई थी, एक संकल्प पारित किया था। उस संकल्प के अधिक प्रावधानों की बात न करते हुए अगर मुख्य बिंदु की मैं बात करूं तो वो ये होगा कि प्रदूषणकर्ता जो भुगतान करे, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है उसको अपनाया जाना चाहिए, और भारत में इसको काफी हद तक भी अपनाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो प्रदूषण करता है, जो प्रदूषण फैला रहा है, वही उसका भुगतान करे। इस प्रिंसिपल का अर्थ है। तो इसको भारत में बड़े स्तर पर अपनाने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे वायु प्रदूषण की जो समस्या है उसके लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता होगी। इसके लिए भारत सरकार, नागरिक समाज और सभी को इस स्तर पर प्रयास करने होंगे। थैंक यू सर।
इतने डिटेल में आपने एयर पॉल्यूशन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया हमारे साथ। उम्मीद करते हैं वायु प्रदूषण से रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। वायु प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ही नहीं, बल्कि आपकी और हमारी भी बनती है। इसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विजन संवाद। धन्यवाद।